हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? इनके द्वारा कौन से रूल्स और रेगुलेशन लाए गए थे? चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हमारे पेपर्स में लॉर्ड कॉर्नवालिस से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी जो न्याय से संबंधित थी और राजस्व से संबंधित थी। तो इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में एक लेक्चर बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले बंगाल के सेकंड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है क्योंकि सिविल सर्विस को भारत में सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में किया गया था या बताया गया था, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर्स में एक बार पूछा भी जा चुका है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखोगे। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी किए गए हैं, जैसे कुछ ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी इन्होंने बढ़ाई थी, इसीलिए यहाँ पर इनको याद किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे कुछ अधिकारियों की सैलरी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बढ़ाई गई थी। और इनके द्वारा इनका जो समय था उसको भी हमें स्टूडेंट्स याद रखना है क्योंकि 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे, बंगाल में रहे थे। यहाँ पर इनके द्वारा कई सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे जिनको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने एक कोड भारत में लाया था। अब कोड कौन सा था इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने कोड दिया था जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था, और इन्होंने जुडिशियली सिस्टम जिसको मैं जैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये तीन तरीके की व्यवस्थाएं उस समय थी। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स को अलग कर दिया था और इनके लिए इन्होंने कई नए अधिकारियों की भर्ती की थी। तो इसी को इन्होंने एक नाम दिया था जिसको हम लोग जानते हैं कॉर्नवालिस कोड के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे पेपर से पूछा भी जाता है कि कॉर्नवालिस कोड क्या है। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे, इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से अलग कर दिया था। यहाँ पर इनके द्वारा एक काम और बहुत अच्छा किया गया था जिसको आज हम जिला जज के नाम से जानते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजे भी कहते हैं। डीजे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति की थी वो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पर डीजे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डीजे जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। डीजे के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। वो सारे अधिकारी जो थे वो राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, न्याय व्यवस्था से संबंधित थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य थे जो इनके द्वारा किए गए थे, इसको हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार किए गए थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइज किया था पुलिस व्यवस्था को। पुलिस व्यवस्था को इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधार किए थे। यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, जिले में इन्होंने कई सारे थानों को बनाया था जो आज वर्तमान में देखने को मिलते हैं। जिले में इन्होंने बहुत सारे थाने बनाए थे और थाने में एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था दरोगा। तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखेंगे। बहुत सारे थाने इन्होंने बनाए थे और थाने में एक जो इम्पोर्टेंट अधिकारी होता था जिसका नाम था दरोगा, वो इंडियन ऑफिसर होता था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिटी कोर्ट्स। इन्होंने यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इन्होंने बहुत सारे जो न्याय व्यवस्था के संबंध में जो सुधार किए थे, वो उसमें जितने भी न्यायाधीश थे वो सभी यूरोपियन न्यायाधीश थे, यूरोपियन जज थे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। जितने भी कोर्ट्स थे वहाँ पर जो भी न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं वो सब यूरोपियन न्यायाधीश थे। तो एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था का जो अधिकार था वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ही रखा था। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन्होंने कई लेवल पर कोर्ट स्थापित किए थे। यहाँ हम कह सकते हैं कई जगह पर यहाँ पर हमें कोर्ट्स देखने को मिलते हैं।
तो कुछ अपर लेवल के जो हाईएस्ट लेवल के कोर्ट थे वो कौन कौन से थे उसको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। जो अपर लेवल के कोर्ट्स थे उस सबसे बड़ा जो कोर्ट था उसका नाम था सदर दीवानी न्यायालय या सदर दीवानी अदालत भी इसको कहा जाता है। तो सदर दीवानी अदालत जो है वो हाईएस्ट सिविल कोर्ट था। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लगा है दीवानी, तो दीवानी का मतलब यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ इस कोर्ट में पैसों से संबंधित और जमीनों से संबंधित, तो पैसों से संबंधित और जमीनों से संबंधित जो न्याय थे, जो मुकदमे थे, वो इसी कोर्ट में सुने जाते थे, सदर दीवानी अदालत में सुने जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। उसके आगे इन्होंने एक कोर्ट और हाईएस्ट एक कोर्ट और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो कौन सा था, उसको हम लोगों ने नाम दिया सदर निजामत अदालत। तो सदर निजामत अदालत को हमने मुगल वंश में भी देखा है। तो सदर निजामत अदालत क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट था। इस कोर्ट में चोरी और मारपीट के मामले सुने जाते थे। चोरी, डकैती और मारपीट के मामले सदर निजामत अदालत में सुने जाते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे तरीके का हाईएस्ट कोर्ट था और फर्स्ट हाईएस्ट जो सिविल कोर्ट था वो सदर दीवानी अदालत था। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कोर्ट है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग। इन्होंने कुछ जगह कुछ कोर्ट की स्थापना की थी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट का मतलब प्रांतों में, कुछ प्रांत ऐसे थे जहाँ पर कोर्ट की स्थापना की गई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ पर यहाँ कोर्ट की स्थापना की गई, जैसे कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इस जगह लोगों को न्याय दिलाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बड़े बड़े कोर्ट स्थापित किए गए और ये बड़े प्रांत थे, तो लोगों को जल्दी से न्याय दिलाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा उठाया गया था। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट थे वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंडर में कार्य करते थे। इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करना। उसके आगे चलते हैं हम लोग क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, जहाँ पर मारपीट और चोरी संबंधित मुकदमे सुने जाते थे, उनको हम लोगों ने क्रिमिनल कोर्ट कहा। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि न्याय व्यवस्था से संबंधित बहुत ज़्यादा सुधार किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को आप लोग याद रखोगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी। वो कौन कौन सी घटनाएं थी, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं क्योंकि हमारे पेपर्स में पूछी जाती हैं ये। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको हम लोगों ने नाम दिया थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों और मैसूर के जो नवाब थे, मैसूर के दो नवाब हैं जिनके बारे में हम लोग आगे एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा। कर्नाटक, मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ युद्ध हो रहे हैं, उनको हमें अलग वीडियो में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ दो सुल्तान थे जिनका नाम था, एक का नाम था हैदर अली और दूसरे का नाम था टीपू सुल्तान। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों ने किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में ईस्वी तक हुआ था। और उस समय क्या होता था, जैसे जब युद्ध खत्म होता था तो बाद में संधियाँ की जाती थी। तो संधियों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, संधियों को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटी। तो जब युद्ध खत्म होता था तो जो सेना जीत जाती थी उसके द्वारा कुछ हर जाने की मांग की जाती थी हारे हुए सैनिकों से, यानी हारे हुए राजाओं से। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था वो 1792 ईस्वी में जब ख़त्म हुआ था तो यहाँ पर एक संधि हुई थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे। ये अंग्रेज़ों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और इस युद्ध में क्या है, टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हारे थे और इसका जो रिजल्ट था वो था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को बहुत अधिक धन देना पड़ा था अंग्रेज़ों को, और टीपू सुल्तान ने बहुत सारे किले भी अंग्रेज़ों को संधि के अनुसार दे दिए थे, जिससे जो टीपू सुल्तान की स्थिति है वो कमज़ोर हो गई थी। और स्थिति कमज़ोर होने के बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे क्या किया, जो मैसूर के जो सुल्तान थे, मैसूर के जो नवाब थे, उनकी जो नींव थी वो उसको हिला दिया।
तो अंग्रेज क्या करते थे, इसी तरीके से धीरे धीरे नवाबों को कमज़ोर करने के बाद उनका जो क्षेत्र था उस पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लेते थे। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार। ये संधियाँ कभी कभी हमारे पेपर्स में पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। आप एक तो डेट याद रखेंगे और संधि का नाम याद रखेंगे। स्टूडेंट्स इसके आगे चलते हैं हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट कानून। परमानेंट सेटलमेंट कानून क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्थायी बंदोबस्त एक राजस्व प्रणाली थी। तो इस प्रणाली के अनुसार अंग्रेज जो जमींदार सबसे बड़ी बोली लगाता था उसको कर इकट्ठा करने का अधिकार दे देते थे। तो जमींदार क्या करते थे, वहाँ के जो किसान थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे और वहाँ किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स ले लेते थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जैसे किसानों के यहाँ अकाल पड़ जाता था या कोई ऐसी दैवीय आपदा आ जाती थी, जैसे ओले पड़ जाना या बारिश हो जाना, जिसमें उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, फिर भी इस कानून के अनुसार, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार ज़बरदस्ती किसानों से टैक्स लेते थे। तो एक तरीके से हमें बाद में बहुत सारे विद्रोह भी देखने को मिलते हैं जो किसानों के द्वारा किए गए थे। तो स्थायी बंदोबस्त को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो हमारे पेपर्स में एक बार पूछी गई थी। स्थायी बंदोबस्त एक खतरनाक व्यवस्था थी। इसमें कानून था जिसको हम लोग कहते थे सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूर्यास्त कानून का मतलब ये हुआ कि यदि कोई किसान है, उस किसान को लास्ट वाले दिन जो टैक्स देना होता था, यदि वो सूर्य अस्त से पहले दे देगा तो उसकी सारी ज़मीनें उसके पास रहेंगी। अदरवाइज अगर वो टैक्स नहीं दे पाता था तो सूर्य अस्त के बाद उसकी जो सारी ज़मीन थी वो जमींदारों के द्वारा और अंग्रेज़ों के द्वारा छीन ली जाती थी और कब्जा कर ली जाती थी। तो ये खतरनाक व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था को लेकर बाद में हमें बहुत सारे युद्ध देखने को मिलते हैं जो किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए हैं, जमींदारों के विरुद्ध किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट कानून था और इसके बारे में हमारे पेपर्स में लिखने को भी आता है। इसी तरीके की कई और व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो टैक्स इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं थी। इनको एक अलग लेक्चर बना के हम लोग पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने यहाँ पर पढ़े। और स्टूडेंट्स बहुत सरल शब्दों में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद कई सारे ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो, और बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।